Hello students, welcome to Shortcut. So you can see on a screen we are here with chapter number 3 Atoms and Molecules of class 9 science book. तो चलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में. सो शुरू करते हैं चैप्टर. हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से. अब केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉज के बारे में हम यहाँ पर शुरू करें. द फॉलोइंग टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन बाय लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट. तो लॉज ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन थी उसको प्रपोज किया गया था लेवोजियर और जोसेफ एल प्रोस्ट के द्वारा. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बाद इनको प्रपोज किया गया. इसमें हम पहली लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमारी पहली लॉ कौन सी है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो ये क्या है? अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताती है हमको, इसके बारे में हम शॉर्टली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताती है that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. Conservation of mass that is कि जो कोई भी रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके अंदर मास जो है ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कुछ लेना चाहें कि इसका एग्जाम्पल, आप बोलेंगे सर इसके एग्जाम्पल के तौर पे हमें कुछ समझाइए ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो सके, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ. पहले ये कि जिस प्रकार से हम कोई भी केमिकल रिएक्शन चल रही है तो उसके अंदर जो मास होगा वो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही उसको कम किया जा सकता है. इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ अभी एक एग्जांपल इस चीज़ का. सपोज कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है? व्हेन वी रिएक्ट कार्बन विद ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. अब इस केस के अंदर जो कार्बन है वो कितना रहता है? आपको मैं यहाँ पर शॉर्टली यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ, आप नोटिस कीजिएगा थोड़ा. देखिए यहाँ पर कार्बन इज C, ऑक्सीजन इज O2. तो C प्लस O2 विल गिव CO2. ठीक है ना. कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं CO2. अब यहाँ पर कार्बन कितना है? ये हमने 12 ग्राम लिया. कितना? सपोज 12 ग्राम है ये. ऑक्सीजन यहाँ पर यानी कि 2 मॉलिक्यूल यानी कि 16 इसका होता है एटॉमिक नंबर. तो 16 दूना 32, ये 32 ग्राम है. तो यानी कि हम आपको पता है जो इस एरो के इस तरफ रहता है इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. दीज आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स. इनको क्या कहते हैं हम? रिएक्टेंट्स. और जो उस तरफ रहते हैं उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. अब कार्बन जो है वो हमने लिया सपोज 12 ग्राम और ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम है. तो यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इट विल बी 44 ग्राम्स. 44 ग्राम ही कैसे हो गया भाई? देखिए 32 प्लस 12 कितना होता है? 44. तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमारा यही चीज़, यहीं से हमारी वो प्रूव होती है कि जब ये दोनों रिएक्टेंट हैं जो एरो के लेफ्ट साइड में रहते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो एरो के राइट साइड में होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. तो यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे विल बी सेम मास. इन दोनों का मास क्या होगा? सेम. इसीलिए हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताती है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. यहाँ पर मास बनाया भी नहीं गया है और मास डिस्ट्रॉय भी नहीं किया गया, यानी कि जितना था उतना ही रहा. यानी कि इधर कितना था हमारा? 44. तो इधर भी 44 ही मिला हमको. यानी कि आप जितना इधर से डाल रहे हैं उतना ही उधर से आपको रिजल्ट मिल रहा है. तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. इस तरह हम लोग कुल मिला के यहाँ पर एक ही चीज़ कहने का तात्पर्य है कि जो मास है वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है. जितना है उतना ही सामने आपको मिलेगा. तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब हम दूसरा देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो आपकी बुक के अंदर अगला टॉपिक है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. अब लेवोजियर जो थे दूसरे साइंस के साथ मिलकर उन्होंने
नोटेड दैट मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर भी बनते हैं। कैसे बनते हैं वो? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर भी। ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन। अब इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे यार, irrespective of where the compound came from or who prepared it in a compound such as water। अब इसके लिए भी हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा सबसे पहले। अब ये कंपाउंड, प्रोपोर्शन, ये वो, आई डोंट थिंक कि आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी। तो चलिए इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं कि हम लेते हैं वाटर। क्या लेते हैं हम? पहले वाटर, हम पानी को लेते हैं। अब पानी के अंदर आप जानते हैं कि वाटर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और होता है साथ में उसके हाइड्रोजन। पानी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो वाटर का फॉर्मूला हमारा है H then 2 then O। ये है हमारा पानी का फॉर्मूला। दैट इज वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर अब इनके मास की बात करें, हाइड्रोजन जो रहता है वो कितना आता है? 1 रहता है। ऑक्सीजन का जो होता है वो 8 होता है एटॉमिक मास। तो यहाँ पर 1:8 यानी कि इनका जो रेशियो रहेगा 1:8 रहेगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1:8 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनका रेशियो रहेगा 1:8। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का सोर्स कुछ भी हो, यानी कि पानी आप कहीं से भी ले लो, भले आप दुनिया के किसी भी कोने से जाकर पानी ले लो, भले उसको कहीं भी जाके पी लो, आपको वो रेशियो 1:8 ही मिलेगा। यानी कि उसमें 1 पार्ट हाइड्रोजन होगा और 8 पार्ट वाटर होगा, ये रेशियो रहेगा। Thus, if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ, यानी कि टोटल कितना हो गया यहाँ पर? जैसे कि हमने पिछले रिएक्शन में मास में देखा था कि यानी कि जितना ऑक्सीजन कितना था इसमें 8 है और हाइड्रोजन 1 है, 8 + 1 9। तो प्रोडक्ट क्या मिला? यानी कि रिएक्टेंट है, यानी कि हाइड्रोजन कितना हुआ हमारे पास? 1 ग्राम और ऑक्सीजन कितना हुआ? सपोज 8 ग्राम। तो 8 + 1 9। तो वाटर जो मिलेगा H2O उसका मास कितना होगा? 9 ग्राम होगा। तो अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं, उसको खोलते हैं, तो उसमें से हमें 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी और 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगी हमेशा। सिमिलरली इन अमोनिया, अमोनिया की बात करें जिसमें नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब इसमें जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक मास 14 है और हाइड्रोजन का है 3, यानी कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं ना। बाय मास वट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। अब ये किसी भी तरीके से इसको लिया जाए, कुछ भी किया जाए, इसका जो मास है वो प्रोपोर्शन है वो यही रहेगा। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यही चीज़ जो है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को और ज़्यादा दृढ़ करती है, इसी से ये शुरू होता है। इसी को कहा जाता है द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑल्सो। इसको द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का नाम भी दिया गया है। दिस लॉ वॉज स्टेटेड बाय प्रोस्ट। इसको प्रोस्ट ने स्टेट किया था। जैसे कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। यानी कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर, इन अ केमिकल सब्सटेंस, जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, सपोज वो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे। अब पानी जो है H2O वाटर जो है, वाटर के अंदर आप हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 8 नहीं कर सकते, 9 नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें 1 और 8 का प्रोपोर्शन ही मिलेगा एंड एवरी टाइम इट विल बी द सेम। तो हमेशा ये सेम ही हमको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट was to give appropriate explanation of these laws. British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter. Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was still then just a philosophy. He took the name atoms as given by the Greeks and said the smallest particle of the matter are atom. अब ये जो चीज़ हमने देखी अब तक, इसको जो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया वो किसने किया? वो एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डल्टन। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया प्रॉपर्ली और उनके मुताबिक जो एटम जो हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम्स आर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर जो है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स कौन से हैं? एटम्स हैं। हिज थियरी वाज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डल्टन्स एटॉमिक थियरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब जो हमने अभी देखा, जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो ऊपर पढ़ा हमने, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो इन दोनों को जो डल्टन थे उनकी थियरीज ने, उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी, उन्होंने दोनों ही लॉज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया। अब डल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या बताती है? ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब डल्टन ने बताया कि कोई भी मैटर है, जितने भी हमारे आजू बाजू में कोई भी चीज़, मैटर मीन्स कोई भी चीज़
जो भी चीज़ें हैं हमारे आजू बाजू में वो सब मैटर से मिलकर ही बनी हैं। और ये जो मैटर है इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको कहा जाता है एटम्स, यानी कि एटम्स जो है उनसे मिलकर मैटर बना है जो कि हमारे चारों तरफ है। अब इसके कुछ पोस्टलेट्स जो हैं वो इस प्रकार से बताए गए हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि जितने भी मैटर है हमारे आजू बाजू वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको कहा जाता है एटम्स। बेटा आप इस लाइन से बाहर क्यों जा रहे हो, ध्यान से लिखो, मन तो कर नहीं रहा आपका लिखने का। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब देखिए पहली बात हमने ये देखी कि एटम्स जो हैं दे आर द टाइनीएस्ट पार्टिकल्स, सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के। दूसरा इन्होंने बताया कि एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी कि एटम्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, यानी कि एटम्स इतने छोटे हैं कि उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ना ही इनको आप बना सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये भी एक हमें सुनने को इसकी अच्छी बात मिली। एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो एटम्स हैं वो मास उसका और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो आइडेंटिकल रहती है, यानी कि आसानी से उसको देखा जा सकता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके मासेज जो हैं वो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये अलग अलग होंगी, यानी कि अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर अलग अलग एटम्स भी मिलेंगे हमको, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं केमिकल हो या मासेस हो वो सब अलग अलग हमें देखने को मिलेंगे। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। एटम्स जो हैं वो स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड, फिर वो क्या बनाते हैं कंपाउंड्स, यानी कि एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स और फिर कंपाउंड बनता है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, यानी कि जो नंबर और उनका काइंड ऑफ एटम्स दे आर कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट है इन अ गिवन कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर ये कांस्टेंट होते हैं, यानी कि कम ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ये थे कुछ पोस्टलेट्स ऑफ डेल्टन। अब आपको ये भी बता दूं मैं कि ये जो सारा टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। तो ये 5 जो हमने पोस्टलेट्स पढ़े ये पाँचों आपको याद करने, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो समझिए ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 6 पोस्टलेट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये आपको आसानी से लर्न करने हैं। तो चलिए चलते हैं आगे भी हमारे अगले टॉपिक की तरफ। What is an atom? Have you ever observed a mason building walls? आपने देखा है मैसन जो होता है, मैसन मतलब जो कारीगर जो कि मिस्त्री जिसको बोलते हैं, जो कि दीवारें बनाने का घर बनाने का काम करता है, क्या आप उसको देखते हैं कभी? उसको आपने देखा हो तो क्या करता है, पहले वो क्या बनाता है, वो वॉल्स बनाता है दीवार, फिर इन दीवार से वो क्या बनाता है रूम्स बनाता है, और फिर रूम से कलेक्शन ऑफ रूम्स बनता है, यानी बहुत सारे रूम्स होते हैं उसको मिला के हम बिल्डिंग बना देते हैं। यानी कि सबसे पहले एक दीवार बनती है, दीवार के बाद कमरा, कमरे के बाद बहुत सारे कमरे मिलाकर एक बिल्डिंग बना देते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, यानी कि सबसे लोएस्ट चीज़ क्या है इसकी, वो है वॉल। अब वॉल किससे बनती है, ईंटों से। तो हम कह सकते हैं कि ईंटें जो हैं यानी कि ब्लॉक्स जो हैं दे आर द बेस ऑफ दिस बिल्डिंग। जैसे कि आगे हम उसी प्रकार से कह सकते हैं एटम्स जो हैं सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम एटम कहते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम कैसे हैं, बहुत ही छोटे हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर। ये इतने छोटे हैं कि इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। हम मिलियंस ऑफ एटम्स यानी कि मिलियंस की संख्या में एटम्स को मिलाएंगे तब कहीं जाकर शीट बनेगी जितनी आपकी पेपर की शीट अभी आपके सामने है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस मेजर करना है तो नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो रेडियस है अलग अलग आप देखिए सब का किसमें बताया गया है, नैनोमीटर के अंदर। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. अब जब एटम इतने छोटे हैं तो हम इनके बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इनके बारे में हम सोचते हैं कि भाई ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं
क्योंकि हमारी जो पूरी वर्ल्ड है, एंटायर वर्ल्ड, दुनिया यानी कि पूरी विश्व जो है वो एटम से बना है. वी नॉट बी एबल टू सी them but they are there and constantly affecting whatever we do. अब ये जो एटम्स हैं ये चारों तरफ हैं, भले हम इनको देख नहीं पाते हैं लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली अफेक्ट करते हैं जो भी हम करते हैं. थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट्स शोइंग एटम्स. अब नई नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसके द्वारा हम इन एटम्स को अलग अलग इमेजेस के द्वारा अलग अलग एलिमेंट्स के सरफेस के ऊपर देख सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन. ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये सिलिकॉन का सरफेस है. किसका सरफेस है? सिलिकॉन का सरफेस है. और किस तरीके से इसको शो किया गया ये भी आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं. दीज आर द एटम्स इन दैट. व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. अब सिंबल्स की बात की जाए तो डाल्टन वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स फॉर एलिमेंट्स इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस. डाल्टन ने एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स का यूज़ सबसे पहले किया था. और जब इन्होंने सिंबल्स का यूज़ किया उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर इनको लिया गया है एलिमेंट्स को, दैट इज़ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. अब वो जो सिंबल है वो किसके लिए है? सिर्फ वन एटम के लिए है. जो सिंबल इन्होंने यूज़ किया है वो सिंबल किसके लिए है? इट इज़ जस्ट फॉर वन एटम. Berzelius suggested that the symbols of elements be made from one or two letters of the name of the element. अब ये जो बर्जिलियस थे इन्होंने हमें सजेस्ट किया कि जो नाम है उसका सिंबल जो बनाया जा रहा है ये वो या तो वन लेटर को लिया जाए या फिर दो लेटर को लेकर बनाया जा सके. जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन के लिए हम H यूज़ करते हैं, वही हीलियम जो है हीलियम के लिए हम HE का यूज़ करते हैं. अगर हम दोनों का H स्टार्टिंग है तो H हाइड्रोजन है और H ही हीलियम होगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके लिए क्या यूज़ किया जा रहा है. तो ऐसे में हाइड्रोजन के लिए H और दूसरे के लिए हम दो लेटर्स का भी यूज़ करते हैं. ये आप अपने सामने कुछ सिंबल्स देख रहे हैं. सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट्स एज प्रपोज बाय डाल्टन. ये डाल्टन ने प्रपोज किया था. ठीक है, ये हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल था, फॉस्फोरस के लिए ये, कॉपर के लिए ये, गोल्ड के लिए, यानी कि अलग अलग सिंबल्स प्रपोज किए गए थे उस समय, जो कि आज कार्यरत नहीं है. इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड. सबसे पहले वो जिस जगह पर मिलते थे एलिमेंट्स उस जगह के नाम पे उनका नाम डाल दिया जाता था. फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉपर जो था, कॉपर हमको सबसे पहले मिला था कहाँ से? सिप्रस से. साइप्रस से मिला था, इस कारण से उसका नाम कॉपर डाल दिया. कभी कभी इनके स्पेसिफिक कलर के हिसाब से इनका नाम पड़ जाता था कि कौन से कलर के हैं वो, उसके हिसाब से उसका नाम डाल दिया जाता था. जैसे कि गोल्ड जो है, गोल्ड वो टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो. गोल्ड मतलब होता है येलो, इंग्लिश में गोल्ड का मतलब होता है येलो, तो उसका कलर येलो होता है इसलिए उसको गोल्ड नाम दे दिया गया. आजकल अगर बात करें यूपाक नेम का यूज़ किया जाता है. कौन से नेम्स होते हैं? यूपाक नेम्स, जिसको हम फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये है यूपाक का फुल फॉर्म, ये आपको याद रखना है. ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नाम देती है एलिमेंट्स को, उनको सिंबल्स देती है और उनको यूनिट्स प्रदान करती है कैसे उसको मापा जाए. और ज़्यादातर जो लेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो फर्स्ट और सेकंड लेटर का ही उपयोग किया जाता है. अब इसमें फर्स्ट लेटर जो होता है सिंबल का वो कैपिटल होता है. पहला लेटर कैसा होता है? कैपिटल होता है. और सेकंड लेटर जो होता है वो एक स्मॉल लेटर होता है. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसको हम एक ही लेटर से डिनोट करते हैं, दैट इज़ H. ठीक है, एल्यूमिनियम जो है उसको हम AL कैपिटल में नहीं लिखते हैं दोनों, उसमें पहला कैपिटल होता है दूसरा स्मॉल होता है. कोबाल्ट के लिए CO का यूज़ किया जाता है, C बड़ा और O छोटा, CO दोनों बड़े नहीं. सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड सम आर फॉर्म्ड विद द लेटर अपेयरिंग आफ्टर दैट. लेकिन कुछ में देखिए यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन में हमने CH नहीं लिया, हमने Cl लिया. जिंक में हमने ZiNC, Zi नहीं लिए, Zn लिया. तो इस प्रकार से भी कुछ जो एलिमेंट्स उनको नाम दिया गया है. अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन. कुछ सिंबल्स जो हैं वो लैटिन में नाम जो होता है उनका, या ग्रीक या जर्मन में उनका जो नाम होता है उससे लिया गया. जैसे कि हम बात करें आयन, आयन जो है उसका सिंबल हम आई नहीं लिखते हैं, आई इज़ फॉर आयोडीन. तो आयन के लिए हम आई नहीं लिखते हैं, फर्स्ट लेटर नहीं लेते हैं हम. आई जो है आयन जो है उसको हम Fe लिखते हैं. Fe मतलब फेरम. क्या है Fe? फेरम, जो कि लैटिन नेम है आयन का. तो आयन का लैटिन नेम है फेरम, इसीलिए उसको फेरम से नाम दिया गया Fe. वैसे ही सोडियम जो है, सोडियम का नाम है नेटीरियम. क्या है? नेट्रियम, सॉरी. इस कारण से इसका Na हम यूज़ करते हैं.
पोटेशियम जो है उसको हम केलियम कहते हैं, तो केलियम कहने के कारण इसको हम के देते हैं नाम। तो इस प्रकार से इनके नाम दिए गए हैं। द अबव टेबल इज गिवन। अब ये टेबल आप जो देख रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग आर्गन का AR, बेरियम का BA, बोरोन का B, ब्रोमाइन का BR, यानी कि अलग अलग तरीके से इसको लिखा गया है। तो ये सिंबल्स हम आज यूज़ करते हैं जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। एटॉमिक मास की बात करते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी प्रपोज वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, कि हर एक जो एलिमेंट है उसका एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास होता है। द थियरी कुड एक्सप्लेन द लॉ of constant proportions so well that scientists were prompted to measure the atomic mass of an atom. Since determining the mass of an individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the laws of chemical combinations and the compounds formed. अब आप जानते हैं कि एटम तो बहुत ही छोटा है, इसका मतलब नॉर्मल आंखों से हम देख ही नहीं सकते। तो ऐसे में इसका मास डिटरमाइन करना तो बहुत ही बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो ऐसे में जो इनका रिलेटिव मास यूज़ किया जाता है, क्या डिटरमाइन किया जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। और इसको कैसे किया जाता है ये भी हम देखते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। CO जो रहता है इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जिसको हम CO करके लिखते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। आप देखिए C मतलब कार्बन, O मतलब ऑक्सीजन, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं बनते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। It was observed experimentally that 3 ग्राम ऑफ कार्बन कितना चाहिए हमें? 3 ग्राम कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑक्सीजन। 3 ग्राम कार्बन है और 4 ग्राम ऑक्सीजन है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन अदर वर्ड्स, कार्बन कंबाइंस विद 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, अर्लियर एब्रिवेट AMU, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट को हम पहले AMU के नाम से जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट यूपाक रिकमेंडेशंस इट इज़ नाउ रिटन एज U। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हम पहले एटॉमिक मास यूनिट यानी एटम का जो मास यूज़ होता था उसको AMU में कैलकुलेट करते थे, जैसे किलोग्राम ग्राम होता है ना, वैसे AMU में कैलकुलेट करते थे। तो AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? U लिखते हैं। U मीन्स यूनिफाइड मास as equal to the mass of one carbon atom, that we would assign carbon an atomic mass of 1.0 unified mass. U means unified mass, and oxygen an atomic mass of 1.33 U. However, it is more convenient to have these numbers as whole numbers or as near to a whole numbers as possible. While searching for various atomic mass units, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit. This was considered relevant due to 2 reasons. अब यहाँ पर देखिए, पहले हमने क्या देख लिया है कि भी जो कार्बन और ऑक्सीजन को जो मिलाया गया तो कार्बन कितना था उसमें? 3 यूनिट था, कार्बन 3 यूनिट था और जो ऑक्सीजन था वो 4 यूनिट था, तो इनको मिलाकर बना कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको थोड़ा और डिटेल में भी बताया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर दिया गया है जैसे कि 2 रीजंस के, ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड्स। अब ऑक्सीजन जो थी वो बहुत सारे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करती है और अलग अलग कंपाउंड बनाती है। दूसरा, दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेज ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर्स। तो ये जो एटॉमिक मास यूनिट जो है इससे ज़्यादातर जो एलिमेंट्स थे उनके जो मासेज थे हमें होल नंबर्स में मिल जाते हैं। However, in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference for measuring atomic masses. अब ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड तौर पे लिया जाता था, लेकिन फिर बाद में 1961 में कार्बन 12 आइसोटोप जो है इसको स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए लिया जाने लगा। वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। अब वन एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। वन एटॉमिक मास क्या है? वन एटॉमिक मास का मतलब मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली मास यूनिट जो कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के जो वन एटम यानी कार्बन 12 का एक एटम जो है उसके मास के
का 1/12 जो है उसको हम 1 AMU कहते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। तो जितने भी एटॉमिक मासेस ढूंढे गए हैं दूसरों के, वो सब कार्बन 12 को नज़र में रख के ही ढूंढे गए हैं। अब इसके लिए एग्जाम्पल आपको आगे समझ आएगा, और डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट, हम और डिटेल में जा रहे हैं। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट, यानी कि एक फ्रूट सेलर है, उसके पास वेट नहीं है, तो क्या कर रहा है, ही टेक्स वाटरमेलन, और वो कह रहा है कि ही हैज दिस हैज़ मास इक्वल टू 12 यूनिट। सपोज इसका जो वजन है वो 12 किलो है, 12 फ्रूट्स के बराबर। ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस, तो इसके वो 12 पीसेस बनाएगा इक्वल। ही मेक्स 12 पीसेस इक्वल टू मेलन फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। अब वो एक पीस जो है उसका वजन जो है वो पर्टिकुलर जो उसके पास फ्रूट्स पड़े हैं, एक फ्रूट के बराबर इसके एक वाटरमेलन के पार्ट का वजन है, रिलेटिव टू द मास ऑफ वन पीस। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास। आपने देखा होगा ना ये चीज़ भी बहुत बार मार्केट में, सब्जी मार्केट में जाते हैं हम लोग, तो क्या है देखिए, अब यहाँ पर उसने क्या किया, ये एक उसने अपना रखा वाटरमेलन, मतलब अब यहाँ पर ए हमने देखा वाटरमेलन कितने पीस, 12 पीस, और एक पीस का वजन कितना, 1/12। ध्यान से समझिएगा, वाटरमेलन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 12 पार्ट में। 12 पार्ट में एक पार्ट जो है वो लिया, यानी कि 12 में से 1, यानी कि 1/12 हो गया। देन फोर्थ में आप देख रहे हो, वे द फ्रूट यूजिंग पीसेस ऑफ वाटरमेलन। अब वाटरमेलन के पीस के बराबर उसको मापा जा रहा है, यानी कि जो भी वो फ्रूट बांट रहा है, बेच रहा है, वो एक वाटरमेलन के पीस के बराबर वो बांट रहा है। सिमिलर द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कम्पेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। तो यहाँ पर जो कार्बन 12 एटम जो है हमारा, ये वाटरमेलन है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, यानी कि जो कार्बन 12 जो है, क्या है, कार्बन 12 जिसको हम यहाँ पर रिलेटिव मास के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो कार्बन 12 क्या है, वो है हमारा ये वाटरमेलन, यानी कि ये वाटरमेलन को हम कार्बन 12 बोलते हैं। अब उसके 12 पार्ट किए और 1/12 पार्ट यहाँ पे हुआ। अब उसको जब दूसरों को हम दूसरे एटम्स को जब मापेंगे, उनका वजन करेंगे, उनका मास लेंगे, तो एक C12 है ये जी, C12 यानी कि कार्बन 12 जो एटम है उसको हम इधर रखेंगे और बाकियों को उससे उस तरीके से तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, देखिए हाइड्रोजन का है 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ये सबका अलग अलग एटॉमिक मास बताया गया है। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। अब अगला टॉपिक हमारा, एटम्स जो है वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। अब हमने जो पढ़ा अब तक कि एटॉमिक मास के बारे में, तो एटॉमिक मास को मैंने जैसे आपको वाटरमेलन के साथ कंपेयर करके बताया, उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि वाटरमेलन जैसे यहाँ पर कंपेयर करके वाटरमेलन से हमने दूसरे फ्रूट सेलर ने बेच दिए हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, हम कार्बन 12 जो एटम है, क्या है कार्बन 12, यानी कार्बन 12 में के जो एटम्स हैं कार्बन के, उसके 12 पार्ट्स करके उसमें से 1/12 पार्ट लिया जाता है, और दूसरा जो भी एटम रहता है, एलिमेंट का एटम रहता है, उन दोनों को इक्वल किया जाता है, उसके हिसाब से इसको बांटा जाता है। अब एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं वो देखते हैं। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। ज़्यादातर जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स, एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस बनाते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर। अब ये बड़ी बड़ी संख्याओं में मिलकर मैटर बनाते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है। अब एटम हमने देख लिया क्या है, एटम मतलब सबसे छोटी इकाई है। अब मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। अब देखिए, एटम सबसे छोटी इकाई रहती है, लेकिन जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के ग्रुप को बना देते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप जो है जो मिल जाता है, कैसे, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, यानी कि केमिकली बॉन्ड कर दिया जाता है, यानी कि केमिकली उनको बाउंड कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है इन केमिकल रिएक्शन, तो बनता है मॉलिक्यूल। दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो है ये मॉलिक्यूल ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली हेल्ड, एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होगा, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत ही ताकत से पकड़ा गया होगा। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मॉलिक्यूल जो है उसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल के तौर पे देखा जा सकता है, और अ कंपाउंड, कंपाउंड या एलिमेंट के स्मॉलेस्ट पार्टिकल के तौर पे हम किसको देख सकते हैं, मॉलिक्यूल को। दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमने देखा कि जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं, लेकिन
ज़्यादातर जो एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जब एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस। और वो जिस सब्सटेंस के अंदर हैं, मतलब जो भी सब्सटेंस के अंदर वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब देखिए एटम्स जो हैं वो सेम एलिमेंट के या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, वो मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं वो मिलकर? दे कैन फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय कंबाइनिंग, वो जॉइन होकर मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। अब यहाँ से जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम करेंगे अपने दूसरे वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। आप आराम से बैठ के इसके नोट्स बनाइए, ध्यान से इसको स्टडी करिए, और हम बाकी जो चैप्टर बचा हुआ है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे और कल इसको हम फिनिश कर देंगे। होप यू एन्जॉयड द वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस चैप्टर के अंदर तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।